192 192। तो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे थे, संबंध को लेकर बाबा जी ने बात की। और पीछे यदि हम लोग चले जाते हैं तो पहले संबंध और प्रयोजन को स्पष्ट किया, और परिवार क्रम में भी और सभा क्रम में भी, ये दोनों में, और समितियों में जो संबोधन होंगे वहाँ पे उन संबोधन को स्पष्ट किया। फिर परिवार, संबंध और प्रयोजन, आशय और परिवार में विश्वास, परिवार में मूल्य, चरित्र, नैतिकता, इस सब के ऊपर बहुत सारी बातें हुई, है ना। इन सब का जो सह अस्तित्व सूत्र है उसकी भी बात हुई। फिर व्यवस्था संबंध के बारे में बात हुई कि वो सर्वतोमुखी समाधान के रूप में है, और समाधान का तात्पर्य पूर्णता और उसकी निरंतरता है, और व्यवस्था का जो प्रयोजन है वो सुलभता है मूल रूप से। ये सब हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो अभी भ्रम विधि से विचार करते हैं उसमें प्रश्न प्रश्न पे खत्म होते हैं, और इसलिए जो है वांग्मय जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, और उनका जो अंत है वो प्रश्नों पे ही होता है। फिर इसके बाद ये कहा कि जो देश, क्रिया और काल जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सहअस्तित्व, सहज विन्यास है, और इनमें आपस में एक सूत्रता है, यानी एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से सदे हुए हैं। तो यदि कोई देश है तो वहाँ कोई ना कोई क्रिया है, और देश और क्रिया किसी काल में है, और जो काल है सहअस्तित्व में यदि काल को समझते हैं तो वो केवल वर्तमान है। तो इस रूप में अस्तित्व सहज रूप में वर्तमान के अर्थ में स्पष्ट होता है। फिर ये सब व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि संबंध 189 पे यदि देखते हैं तो कह रहे हैं कि संबंध की परिभाषा जो है अपने स्वरूप में पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। फिर पूर्णता का जो अर्थ है वो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता ही है ना। और वैसे गठन पूर्णता भी है। ये तीन प्रकार से हैं, लेकिन यदि जीवन में या मानव में देखते हैं तो क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता है। इसे भली प्रकार से अस्तित्व में समझा गया है, और इन्हीं मूल ध्रुवों के आधार पर व्यवहारवादी समाज जो है वो प्रस्तुत हुआ। फिर उन्होंने अनुबंध शब्द को स्पष्ट किया। फिर 190 पेज में जो पहला पैराग्राफ है, तो मानव सहज सभी संबंध पूर्णता को प्रतिपादित करने के लिए अनुबंधित रहने के कारण ही है। यानी जो भी संबंध हैं, जिन संबंधों की यहाँ पर बात हुई है, खासकर ये जो संबोधन के रूप में नौ है ना, और सभा में फिर एक भाई मित्र या बंधु बहन के रूप में है, फिर समितियों के संबोधन है। यदि इन सारे संबंधों को, उनके प्रयोजन को जोड़ते हैं तो अखंड समाज के रूप में, या जिसको अपन व्यवहारवादी समाज कह रहे हैं, उसके आचरण के रूप में ये प्रतिपादित होता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि मानव से सभी संबंध पूर्णता को प्रतिपादित करने के लिए अनुबंधित होने के कारण ही है। हर संबंधों का पहचान के साथ ही मूल्यों का उद्गमन जीवन सहज रूप में व्यक्त होता है। तो जैसे जैसे संबंध का पहचान होता है वैसे वैसे मूल्यों का उद्गमन होता है। फिर इसके बाद कहा कि इसका जो मूल स्रोत है जीवन अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न रहना ही है, इसे हम समझ चुके। फिर कहा कि जीवन और शरीर को जीवंत बनाए रखना, जीवन अपने आशयों को शरीर के द्वारा मानव परंपरा में से के लिए अर्पित करता है। तो पहला समझदारी को प्रमाणों के रूप में अर्पित करता है, और प्रबोधनों के रूप में अर्पित करता है। प्रबोधन किसी को बोध के लिए अर्पित होता है। फिर आगे जाके कहा कि जागृत मानव ही व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण होना पाया जाता है। फिर व्यवस्था में कहा कि स्वयं में न्याय, उत्पादन, विनिमय, सुलभता ही है, और इसकी निरंतरता के लिए स्वास्थ्य, संयम और शिक्षा संस्कार एक अनिवार्य स्थिति है। इसी प्रकार व्यवस्था
का 5 आयाम होता है। इन्हीं आयामों में भागीदारी, व्यवस्था में भागीदारी का तात्पर्य है। इस प्रकार हर जागृत मानव सहज रूप में व्यवस्था को प्रमाणित करता है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार और अभिव्यक्ति है। संबंधों को मानव के संपूर्ण कार्य व्यवहार के आधार पर संबोधन रूप में पहचाना जाता है, जिसकी सूची पहले प्रस्तुत किया गया है। हर संबंधों का प्रयोजन भी उसी के साथ स्पष्ट होता है। तो यहाँ संबंधों के प्रकार जो बताए हैं वो हम लोगों को पता ही है। फिर लिखा है कि हर संबंधों में पूरकता प्रधान ज्ञान प्रणाली, व्यवस्था के रूप में कार्य प्रणाली और गति के रूप में सहज रूप में स्पष्ट होता है। हर संबंध एक दूसरे के पूरक होने के अर्थ में नित्य प्रतिपादन है। सहअस्तित्व सहज व्यवस्था क्रम में पूरकता विधि प्रभावशील है। इसके मूल में अस्तित्व सहज सहअस्तित्व ही है। फिर इसके बाद 192 पेज में हर संबोधन में अपेक्षाएं समाहित रहना पाया जाता है। हर संबोधनों के संबोधन प्रक्रिया में जागृति की अपेक्षा रहता ही है। फिर इसके बाद कहा कि इसके साथ 3 संबंधों को देखने को मिला। तो पहला मानव संबंध, दूसरा नैसर्गिक संबंध और तीसरा व्यवस्था संबंध। तो मानव संबंध में जो अपेक्षाएं हैं वो शरीर, पोषण, संरक्षण, समाज गति की अपेक्षाएं जो हैं प्रकारांतर से समाई रहती हैं। तो पोषणापेक्षा, पोषण प्रवृत्ति, तन मन धन के संबंधों में अथवा तन मन धन रूपी तथ्यों का पोषण, संरक्षण, अपेक्षा और प्रवृत्ति मानव सहज गति होना पाया जाता है। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि जैसे ये जो मानव सहज गति होना पाया जाता है, इसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिए हैं कि जागृत मानव अन्य की जागृति के लिए प्रवृत्त रहता है और स्वस्थ मानव अन्य की स्वस्थता के लिए प्रयत्नशील रहता है। समृद्धिशील मानव अन्य के समृद्धि में, संपन्नता में सहायक होने के लिए प्रवृत्तशील रहता है। और ज्ञान प्रदायी क्षमता संपन्न मानव अन्य को न्याय सुलभता के लिए प्रवृत्तिशील रहता है। किसी उत्पादन कार्य में पारंगत मानव अन्य को पारंगत बनाने के लिए प्रवृत्तिशील रहता है। फिर 6वां लिखा है कि मानव सहज व्यवस्था में जीता हुआ समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते हुए अन्य को व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रेरित करने में प्रवृत्तिशील रहता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, है ना। फिर लिखा है कि हर विधि से हर प्रौढ़ पारंगत स्वायत्त मानव अपने अहर्ताओं के प्राप्तियों को स्थापित करने में प्रवृत्तिशील रहता है। मानव अपने परंपरा बनाने में प्रवृत्तिशील है, चाहे वह अमानवीयता की सीमा में ही हो या मानवीयता अति मानवीयता के रूप में ही क्यों ना हो। तो मानव में परंपरा बनाने की प्रवृत्ति जो है वो अस्तित्व सहज है। और वो कह रहे हैं कि अमानवीयता की सीमा हो चाहे मानवीयता की सीमा हो, मानव में परंपरा बनाने की प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्तिशील रहती है। मानवीयता और अति मानवीयता, ज्ञान, विवेक, दर्शन, विज्ञान पूर्वक हर व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करते हुए देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं कि मानवीयता और अति मानवीयता में ज्ञान, विवेक, दर्शन, विज्ञान पूर्वक हर व्यक्ति अपने को अभिव्यक्त, संप्रेषित और प्रकाशित करते हुए देखने को मिलता है। इसी आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का उदय होता है। अमानवीयता में नहीं होता है। अमानवीयता में अज्ञान है, अविवेक है ना, और दर्शन की जगह रहस्य है, और विज्ञान जो है वो दिशाहीन है ना, उस रूप में रहता है। इसी आधार पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का उदय होता है। यह व्यवहारवादी समाजशास्त्र अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रतिपादित करता है और संतुष्ट है। इसके बाद अगला पैरा है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में से के लिए जागृति ही प्रधान आधार है। फिर कह रहे हैं कि जागृति केवल मानव में ही होना पाया जाता है, इसलिए मानव में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की संभावना बनी हुई है। दूसरी विधि से यदि इसको कहें तो हर मानव स्वजागृति को वरता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अपेक्षा करता है
यही ज्ञानावस्था सहज मौलिक अपेक्षा है। तो पहले ये कह रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में से के लिए जागृति ही प्रधान आधार है। जागृति केवल मानव में पाई जाती है और मानव में ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की संभावना बनी हुई है। दूसरी विधि से कह रहे हैं कि हर मानव जो है स्व जागृति को भरता है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की अपेक्षा करता है, जो हमको परंपरा में देखने को मिलती है। यही ज्ञानावस्था सहज मौलिक अपेक्षा है। जागृति जीवन सहज अधिकार है, यही जीवन क्षमता के रूप में विद्यमान रहता है। यही योग्यता पात्रता के रूप में अभिव्यक्ति संप्रेषित प्रकाशित होते हैं। इसी विधि से कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित वेदों से संपूर्ण मानव संबंध बनाम समाज संबंध, दूसरा व्यवस्था संबंध, तीसरा नैसर्गिक संबंधों को जानते मानते पहचानते और निर्वाह करते हैं। तो ये कहा कि यही ज्ञानावस्था सहज मौलिक अपेक्षा है। जागृति जीवन सहज अधिकार है, यही जीवन क्षमता के रूप में विद्यमान रहता है। यही योग्यता पात्रता के रूप में अभिव्यक्ति संप्रेषित प्रकाशित होते हैं। इसी विधि से कायिक वाचिक मानसिक कृतकारित अनुमोदित भेदों से संपूर्ण मानव संबंध बनाम समाज संबंध, दूसरा व्यवस्था संबंध और तीसरा नैसर्गिक संबंधों को जानते मानते पहचानते और निर्वाह करते हैं। फिर आगे कहा अगले पैराग्राफ में, परिवार संबंध, मानव संबंध, समाज संबंध, ये सब आवश्यकता अनुसार उपयोग करने के नाम हैं। सबका निर्देशित अर्थ, चिन्हित अर्थ अखंड समाज ही है। तो जब हम परिवार संबंध बोल रहे हैं, मानव संबंध कह रहे हैं, समाज संबंध कह रहे हैं, उस सबका जो चिन्हित अर्थ है वो अखंड समाज। अखंड समाज का पहचान लक्ष्य, प्रयोजन, प्रणाली, पद्धति, नीतियों के समानता से है। अखंड समाज की पहचान लक्ष्य, प्रयोजन, प्रणाली, पद्धति, नीतियों के समानता से है। यानी जब परिवारों में ये सब समान हो जाता है, उस अर्थ में मानव लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व होना है। प्रयोजन व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी है। मानवीयतापूर्ण पद्धति न्याय, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार में पूरकता, प्रणाली पूर्वक परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था प्रणाली और नीति तन मन धन रूपी अर्थ के सुरक्षा है। तो जो ऊपर जो कहा गया कि मानव लक्ष्य उससे पहले अखंड समाज का पहचान लक्ष्य, प्रयोजन, तो लक्ष्य को कहा कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है। प्रयोजन कहा व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी। प्रणाली, तो प्रणाली के बारे में बोला कि मानवीयतापूर्ण पद्धति न्याय, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, शिक्षा, संस्कार में पूरकता प्रणाली, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था प्रणाली और नीति तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा है। तो पद्धति और प्रणाली को स्पष्ट कर दिया और नीतियों को स्पष्ट कर दिया। इन सब में समानता है ना, इसी समानता के आधार पे अखंड समाज का पहचान होता है। फिर कह रहे हैं कि यही मानव की मौलिक अभिव्यक्ति एवं प्रकाशन है। अस्तित्व नित्य प्रकाशमान होने के कारण अस्तित्व में ही हर वस्तु का प्रकाशित रहना स्वाभाविक है। संपूर्ण अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन अस्तित्व सहज ही है। अस्तित्व स्वयं ही नित्य अभिव्यक्त एवं संप्रेषणा है। अस्तित्व स्वयं ही नित्य अभिव्यक्ति व संप्रेषणा है। तो यहाँ कहा कि अस्तित्व नित्य प्रकाशमान होने के कारण अस्तित्व में हर वस्तु का प्रकाशित रहना स्वाभाविक है। तो उसी अर्थ में ज्ञानावस्था की भी अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन है। संपूर्ण अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन अस्तित्व सहज ही है। अस्तित्व स्वयं ही नित्य अभिव्यक्ति व संप्रेषणा है। मानव अस्तित्व में अविभाज्य वर्तमान व अभिव्यक्ति है। सभी अभिव्यक्तियां सभी अवस्थाओं में अभ्युदय के अर्थ में ही हैं। इसी प्रकार अस्तित्व स्वयं में ही प्रकाशित, अभिव्यक्त
व संप्रेषित है। इस क्रम में यह समझ में आता है कि अस्तित्व निरंतर, स्पष्ट व प्रकाशमान है। अस्तित्व ही नित्य संप्रेषणा है, जो नित्य समाधान, नित्य व्यवस्था है। अस्तित्व ही नित्य व्यक्त अभिव्यक्ति है, क्योंकि अस्तित्व सदा स्थिर, शाश्वत, नित्य वैभव है। इन्हीं तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि अस्तित्व में से के लिए कोई रहस्य व कोई अवरोध व संघर्ष नहीं है, विरोध नहीं है, द्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है, विपन्नता नहीं है, छोटे बड़े के रूप में कुंठा निराशा नहीं है, युद्ध व शोषण नहीं है। ये सभी नकारात्मक पक्ष मानव के द्वारा अपनाया हुआ भ्रमित परंपरा की देन है। फिर इसके बाद अगले पैराग्राफ में कहा कि जागृत परंपरा में मानव ही संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य व सर्वकाल में जागृत शिक्षा यथा अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन रूपी जीवन ज्ञान, सहज परम ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, सहज सह अस्तित्व रूपी परम दर्शन और मानवीयता पूर्ण आचरण रूपी परम आचरण, ज्ञान, विवेक, विज्ञान सम्मत समाधान, पूर्ण शिक्षा संस्कार सुलभ होता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जागृत परंपरा में मानव जो है वो संपूर्ण आयाम, कोण, दिशा, परिप्रेक्ष्य और सर्व देश काल में शिक्षा संस्कार पूर्वक जो है उसको समाधान सुलभ होता है। जागृति सहज मानवीयतापूर्ण आचरण और मानव सहज परिभाषा के अनुरूप शास्त्रों का प्रणयन स्वाभाविक रूप में ही है। जागृति सहज मानवीयतापूर्ण आचरण और मानव सहज परिभाषा के अनुरूप शास्त्रों का प्रणयन स्वाभाविक रूप में ही है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र अपने सह अस्तित्व सहज सूत्रों के प्रतिपादन सहित व्याख्यायित हुआ है। यह परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए अपनाया हुआ उत्पादन कार्य में नियोजित श्रम, उत्पादन सहज उपयोगिता के आधार पर उसका मूल्यांकन फलस्वरूप श्रम नियोजन प्रणाली स्थापित हुई है। फिर ये कहा कि आवर्तनशील अर्थशास्त्र अपने सह अस्तित्व सहज सूत्रों के प्रतिपादन सहज व्याख्यायित हुआ है। यह परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए अपनाया हुआ उत्पादन कार्य में नियोजित श्रम, उत्पादन सहज उपयोगिता के आधार पर उसका मूल्यांकन फलस्वरूप श्रम विनिमय प्रणाली स्थापित होती है। यह समझ के करो विधि से सर्वसुलभ हो जाता है। इसी क्रम में यह व्यवहारवादी समाज शास्त्र भोगोन्मादी समाज शास्त्र के स्थान पर प्रस्तावित किया गया है। तो इसी क्रम में वो कह रहे हैं कि जो व्यवहारवादी समाज शास्त्र जो है भोगोन्मादी समाज शास्त्र के स्थान पर प्रस्तावित किया गया। इस विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो गया कि जीवन जागृति पूर्वक ही हर मानव स्वायत्तता पूर्वक परिवार मानव होने का प्रमाण सहित स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का निर्वाह करता है। तो ये जो पिछला विश्लेषण दिया है ना, इससे ये स्पष्ट हो गया, ऐसा कह रहे हैं कि हर मानव स्वायत्तता पूर्वक परिवार मानव होने का प्रमाण, और परिवार मानव और स्वायत्त मानव का परिभाषा में ये लिखा है कि स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का निर्वाह करता है। तो स्वायत्त मानव में स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का विश्वास होता है, लेकिन जब वो परिवार मानव हो जाता है तब वो स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का निर्वाह करता है। और इसके साथ जीने की कला दूसरी विधि से मानवीयतापूर्ण आचरण विधि सहज, जीने की कला दूसरे विधि से मानवीयतापूर्ण आचरण विधि मानव सहज परिभाषा क्रम से ही मानवीयता का व्याख्या सहज ही सार्थक हो जाता है। सार्थक होने का तात्पर्य है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था क्रम में भागीदारी। तो परिवार मानव से व्यवस्था मानव की ओर जब जाएंगे तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी सहज हो जाता है। अखंड समाज सूत्र परिवार विधि से सार्थक होना पाया जाता है।
परिवारों का स्वरूप और विशालता को 10 सोपानों में स्पष्ट किया है। तो जब परिवारों के स्वरूप की बात हो रही है तो परिवार, परिवार समूह, ग्राम परिवार, है ना, ग्राम समूह परिवार, क्षेत्र परिवार, इस तरीके से विश्व परिवार तक, तो ये परिवारों का समूह है जिसको अपन कह रहे हैं। तो अखंड समाज सूत्र परिवार विधि से सार्थक होना पाया जाता है और परिवारों का स्वरूप और उनकी विशालता 10 सोपानों में स्पष्ट किया है। इसी के साथ साथ 10 सोपानों में सभा स्वरूप को भी स्पष्ट किया है, जिसको परिवार सभा, परिवार समूह सभा, ग्राम सभा और विश्व परिवार सभा तक। तो इसी के साथ साथ 10 सोपानों में सभा स्वरूप, व्यवस्था, कार्य, कर्तव्य, दायित्व को स्पष्ट किया है। परिवार क्रम से मूल्य, चरित्र, नैतिकता, अविभाज्यता को सहज ही स्पष्ट किया जा चुका है। 10 सोपानीय समाज रचना और व्यवस्था गति अपने आप में एक दूसरे को संतुलित करने के अर्थ में अभिहित होते हैं। तो यानी जो व्यवस्था के जो सभा क्रम है वो परिवार रचनाओं को और परिवार रचनाएं सभा क्रम को एक दूसरे को संतुलित करने के अर्थ में अभिहित है। तो जैसे परिवार है और परिवारों 10 परिवारों के में से एक एक व्यक्ति को निर्वाचित करके एक परिवार समूह सभा है। तो परिवार समूह सभा परिवारों को संतुलित रखती है और जो परिवार हैं वो परिवार सभा को, परिवार समूह सभा को संतुलित रखते हैं। तो परिवार जिसका सूत्र संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति और परिवारगत उत्पादन कार्य में पूरकता, फलस्वरूप परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन। तो इसको कह रहे हैं कि परिवार जिसका सूत्र संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति और परिवारगत उत्पादन कार्य में पूरकता, फलस्वरूप परिवार सहज आवश्यकता से अधिक उत्पादन। परस्पर परिवार व्यवस्था में विनिमय एक अनिवार्य कार्य है। तो ये तो परिवार की सीमा में हो गया उत्पादन कार्य, लेकिन जो विनिमय कार्य है वो परिवारों की परस्परता में होगा, है ना। तो परस्पर परिवार व्यवस्था में विनिमय एक अनिवार्य कार्य है। इसी के साथ सीखा हुआ को सिखाना, किए हुए को कराना, समझे हुए को समझाने का कार्य प्रणाली सदा सदा जागृत मानव परंपरा में वर्तमान रहता है। इसी क्रम में सर्वमानव सुख, सर्वमानव शुभ और सर्वमानव समाधान सुलभ होता है। तो कह रहे हैं कि इसी क्रम में सर्वमानव का सुख, शुभ और समाधान सुलभ होता ही रहता है। इस स्थिति को पाना सर्वमानव का अभीप्सा है, अतएव सुलभ होने का मार्ग सुस्पष्ट है। फिर अगले पैराग्राफ में 197 पेज पे जागृति पूर्वक ही संबंध स्वीकृति अवधारणा में हो पाता है। यही एक संस्कार है, जागृति पूर्वक ही संबंध की स्वीकृति अवधारणा में हो पाता है। अवधारणा का मतलब है बुद्धि में, बोध में, है ना, हो पाता है। यही एक संस्कार है। ऐसी अवधारणाएं ही संबंधों का प्रयोजन सहज सत्य के रूप में स्वीकृत होना देखा गया है। यह क्रिया जागृत जीवन शक्तियों का दर्शन क्रियाकलाप के फलस्वरूप घटित होना देखा गया है। जागृत जीवन बल ही मूल और मूल्यांकन में प्रस्तुत होता है, फलस्वरूप समाधान समीकृत यानी फलित होता है। यही मानव धर्म से सुख का स्रोत है। तो जागृति पूर्वक ही संबंध स्वीकृति अवधारणा में हो पाता है, यही एक संस्कार है। ऐसी अवधारणा ही संबंधों के प्रयोजन से सत्य के रूप में स्वीकृत होना देखा गया है। यह क्रिया जागृत जीवन शक्तियों का दर्शन क्रियाकलाप के फलस्वरूप घटित होना देखा गया है। जागृत जीवन बल ही मूल और मूल्यांकन में प्रस्तुत होता है, फलस्वरूप समाधान समीकृत या फलित होता है। यही मानव धर्म से सुख का स्रोत है।
यह स्रोत प्रत्येक मानव में जागृत जीवन के रूप में वैभवित होना पाया जाता है। जीवन जागृति होने में कोई भी कितना भी भ्रमित परिकल्पनाएं बाधा का कारण नहीं हो पाता है। जीवन जागृति होने में कोई भी कितना भी भ्रमित परिकल्पनाएं बाधा का कारण नहीं होता है। जैसे विविध रंग, जाति, वर्ग, देश, भाषा, लिंग, नस्ल आदि, ये बहुत सारी जो भ्रमित परिकल्पनाएं हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन जागृति होने के में ये कोई बाधा नहीं है। यह सभी मिलकर अथवा किसी एक को मानव में विविधता का कल्पना समा लिया है। वह सब जागृति के सम्मुख होने की स्थिति में अपने आप में विलय हो जाता है। तो जैसी जागृति आती है तो ये रंग, जाति, वर्ण, वर्ग, देश, भाषा, लिंग आदि की जो विविधताएं हैं, ये जागृति के साथ विलय हो जाती है। एक सूत्र में सभी व्यर्थ, अनर्थ, पाशवीय, राक्षसी कल्पनाएं मानवीयता से जागृति के प्रभाव के साथ साथ सभी भ्रम निर्भ्रम में विलय हो जाते। फिर एक उदाहरण दिया, जैसे गणित का एक प्रश्न का सही उत्तर आने के लिए प्रक्रिया प्रयास तब तक किया जाता है जब तक सही उत्तर पाया नहीं गया, और जब सही उत्तर समझ में आ जाता है उसी के साथ गलती करने वाले विविध भ्रम अपने आप जो है वो उत्तर ज्ञान में विलय हो जाते हैं। तो विलय होने का तात्पर्य इतना ही है कि उनका प्रभाव शेष नहीं रहता है, निशेष हो जाता है। फिर आगे कहा कि संबंधों की स्वीकृति अथवा अवधारणा अपने स्वरूप में समाधान और उसकी निरंतरता है। संबंध की स्वीकृति अथवा अवधारणा अपने स्वरूप में समाधान और उसकी निरंतरता है। यह विज्ञान और विवेक सम्मत तर्क विधि से बोध होता है। ऐसा बोध संपन्न होने का अधिकार प्रत्येक जीवन में समाहित रहता ही है। यहाँ यह भी स्मरण में रहना आवश्यक है कि जीवन ही दृष्टा, कर्ता, भोक्ता होता है। यह जागृति पूर्वक ही अनुभव गम्य होता है, क्योंकि बोध के अनंतर अनुभव ही एकमात्र जागृति के लिए सोपान है। अध्ययन पूर्वक अस्तित्व बोध, जीवन बोध और संबंध बोध होना देखा गया है। तो एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। संबंध का स्वीकृति अथवा अवधारणा अपने स्वरूप में समाधान और उसकी निरंतरता ही है। यह विज्ञान और विवेक सम्मत तर्क विधि से बोध होता है। ऐसा बोध संपन्न होने का अधिकार प्रत्येक मानव में समाहित रहता ही है। यहाँ यह भी स्मरण में रखना आवश्यक है कि जीवन ही दृष्टा, कर्ता, भोक्ता होता है। यह जागृति पूर्वक ही अनुभव गम्य होता है, क्योंकि बोध के अनंतर अनुभव ही एकमात्र जागृति के लिए सोपान है। अध्ययन पूर्वक अस्तित्व बोध, जीवन बोध, संबंध बोध होना देखा गया है। इन्हीं संबंध बोध में प्रयोजन रूपी हेलो। हाँ जी, एक मिनट। तो ये कहा कि अध्ययन पूर्वक अस्तित्व बोध, जीवन बोध और संबंध बोध होना देखा गया है। इन्हीं संबंध बोध में प्रयोजन रूपी समाधान को व्यक्त करना ही अथवा प्रमाणित करना ही मूल्यों का निर्वाह है। समाधान अपने स्वरूप में सुख ही है। यही समाधान संपूर्ण आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्य, देश और कालों में प्रमाणित होने के क्रम में सर्वतोमुखी समाधान कहलाता है। हर विधाओं में प्रमाण सहज अभिव्यक्ति अनुभव मूलक विधियों से ही संपन्न होना पाया जाता है। इसलिए संबंध अस्तित्व से अस्तित्व में अनुभव होना स्वाभाविक है और जागृति का साक्ष्य है। हाँ जी, कुछ पूछना है, कुछ बात करना है? मैंने सोचा था मेरा नेट का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने। अच्छा, आपको लगा सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए।
मैंने बीच में थोड़ा रुक गया था, पॉज लिया था मैंने। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई चर्चा का बिंदु है क्या? ये सर्वतोमुखी समाधान के बारे में आयाम, पूर्ण, परिप्रेक्ष्य, देश, काल, प्रमाणित होने के क्रम, वो क्या है? जैसे एक परिवार में समाधान हो जाता है ना, हम्म, जब संबंधों का पहचान हो जाता है, मूल्यों का निर्वाह होता है, मूल्यांकन होता है, उभय तृप्ति होती है। यदि सभी लोग संबंध में जीते हैं तो उसको कहेंगे कि ये परिवार में समाधान हो गया। हम्म, लेकिन जब परिवार समूह में समाधान होता है तो समाधान आगे बढ़ता है ना। जैसे परिवार में समाधान हुआ, फिर परिवार समूह में समाधान हो गया। तो परिवार समूह में समाधान कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि मूल्यों के साथ, चरित्र के साथ, है ना, परिवार समूह में समाधान होता है। तो यदि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार होता है तो परिवार समूह के रूप में समाधान आता है ना, अखंड हम्म, समाज की ओर में। हम्म, जिसको अपन पूर्ण समाधान कह रहे हैं मानव परिवार के रूप में, तो वो पूर्ण समाधान अखंड समाज है। और यदि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के साथ जो है, जिसको नैसर्गिक संबंध भी कह रहे हैं, उसके साथ सूत्रित हो जाता है, तब उसको अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था कह रहे हैं। तो ये जो समाधान है वो हर आयाम में होता है। जैसे शिक्षा में अभी समस्या है, हम्म, स्वास्थ्य में समस्या है, उत्पादन में समस्या है, ये सब जगह समस्याएं हैं। तो ये जब शिक्षा समाधानित हो जाए, यानी मानवीय शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य सुलभ हो जाए, है ना, और उत्पादन जो है नियम के साथ उत्पादन हो जाए, तो ये समाधान क्रमशः बढ़ रहा है, फैल रहा है। इसी को सर्वतोमुखी समाधान बोलते है ना। है भैया। तो ये विश्व परिवार तक जो है समाधान हो जाए, उसी को सर्वतोमुखी समाधान ओके भैया। है ना। क्योंकि जैसे एक परिवार है और 10 परिवार में एकत्व आ गया, फिर 10 परिवार से 10 परिवारों के जो परिवार समूह हैं उनमें जब एकता आ गई, एकत्व आ गया, तो ग्राम परिवार बन गया। और ऐसे 10 ग्राम मिलके यदि उनमें एकत्व, एक सूत्रता, सामरस्यता स्थापित हो गई, तो उसको परिवार, ग्राम समूह परिवार कह रहे हैं। तो ग्राम समूह परिवार में समाधान आ गया। तो ये समाधान परिवार से सूत्रित होते हुए विश्व परिवार तक पहुंचता है। यहाँ और इसके पूर्ण और साथ परिप्रेक्ष्य का जीने के मीनिंग, सभी है। पूर्ण और परिप्रेक्ष्य का मीनिंग क्या है यहाँ? आयाम, आयाम देश, तो हो गया, काल। जिसको अपन कह रहे हैं कि, है ना। हो गया। और कोण, कोण का मतलब है न्याय, धर्म, सत्य। परिप्रेक्ष्य का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, ओके राष्ट्र, ओके भैया। अंतरराष्ट्र, है ना, देश और ओके काल। भैया। तो स्पष्ट ही है ना। नमस्ते। तो इस तरीके ठीक से है। आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्य, देश और काल। थैंक यू भैया। हम्म। और किसी को कोई प्रश्न है? भैया प्रणयन क्या है? पेज 195 के बीच में। प्रणयन मतलब आचरण में उतारना, जिसको कह रहे हैं। पेज कौन से पेज पे आया है? 195 में सेकंड पैराग्राफ। 195 में आया है। कहाँ पर है? ये जागृत परंपरा में मानव ही संपूर्ण आयाम, पूर्ण दिशा वाले पैराग्राफ में बीच में है। जागृति सहज मानवीयता, पूर्ण आचरण और मानव सहज परिभाषा के अनुरूप शास्त्रों का प्रणयन स्वाभाविक रूप में हाँ, ही। स्वाभाविक रूप में ही होता है। वही प्रणयन का मतलब है, मतलब ये दो चीजों को मिलाना है ना, उसको प्रणयन कह रहे हैं। प्रणय वैसे जैसे अपन शादी ब्याह में है प्रणय, प्रणय है प्रसंग का है। जैसे प्रणय का जो हाँ। साधन तो ये कहते जो हैं। जागृति, सहज मानवीयतापूर्ण आचरण जी। और मानव सहज परिभाषा, इन दोनों के
परिभाषा के अनुरूप शास्त्रों का प्रणयन, यानी ये शास्त्रों में जो भी समावेश है। हाँ स्वाभाविक रूप से ही हो गया ना। तो ये जो शास्त्रों का उद्गमन है या प्रकटन है या इसमें जो व्याख्याएं हैं या इसमें एक सूत्रता है, वो सब को मिला के प्रणयन करें। उसी प्रणयन से ही तो प्रणेता शब्द बना होगा ना, जी प्रेरणा देने वाला प्रणेता। जी। इसको समाविष्ट होना कह सकते हैं, समावेश जिसको। मुझे लगता है समावेश से थोड़ा सा आगे वाला शब्द है ये। जी समावेश से थोड़ा सा आगे की बात है। मतलब जब इनको जो भी अर्थ आशय प्रयोजन लक्ष्य जी है ना, इन सबको एक सूत्रित कर देना, तब वो प्रणयन होगा है ना। जी समावेश का मतलब है कुछ कुछ चीजों को जोड़ लेना है ना। जी तो समावेश में एक सूत्रित होने की आवश्यकता नहीं है, जी लेकिन प्रणयन में एक सूत्रित होने की आवश्यकता है। मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ अंतर संबंध में, जैसे हम लोग ये कह रहे हैं ना कि मानव में 4 आयाम होते हैं ना। तो 4 आयाम में अनुभव आयाम विचार के साथ विचार, और अनुभव और विचार आयाम व्यवहार में, और अनुभव विचार व्यवहार आयाम व्यवसाय में। तो इस तरीके से इनका अंतर संबंध है। जी ये अंतर संबंध कोई प्रणयन क्रिया बोल रहे हैं ना इस अर्थ में। और समावेश में यह है कि समावेश शब्द का मतलब ये होगा कि विचार में अनुभव का समावेश कर देना। तो विचार में अनुभव का समावेश, तो हम लोग ये कह रहे हैं क्या विचार अनुभव से रिक्त है? तो पता लगता है कि उससे रिक्त नहीं होता विचार। तो यहाँ पर प्रणयन शब्द आएगा, समावेश शब्द नहीं आएगा। जी। एक आशय शब्द, यही निकल रहा है इसको है। हाँ, एक शब्द और ध्यान में आता है, सांगोपांग कहते हैं ना, सभी अंग और उपअंग के साथ मिलन। हाँ, सांगोपांग का मतलब सब कुछ मिला के, जी उसको सांगोपान कह रहे हैं, आदि से अंत तक है ना। जी। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इन दोनों का जो है वो एक सूत्रता, जो मतलब मानव सहज परिभाषा और जागृति सहज मानवीयतापूर्ण आचरण, ये दोनों का की एक सूत्रता शास्त्रों में है। तो आगे पढ़ा जाए। जी भैया। और एक भैया, हाँ हाँ। पेज नंबर 194 में परिवार संबंध, मानव संबंध, समाज संबंध, ये सब आवश्यकता अनुसार उपयोग करने का नाम है। परिवार संबंध तो ऐसे ही बने चुका है, यहाँ आवश्यकता अनुसार उपयोग करने का मतलब। जब अपन किसी उसको समझाते हैं, जैसे हम लोग कह रहे हैं व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र है ना, और सब मिला के है तो ये अखंड समाज ही। तो आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करते हैं कि हम कब किसको व्यक्ति बोलेंगे, कब परिवार बोलेंगे, कब समाज बोलेंगे है ना, कब राष्ट्र बोलेंगे, कब अंतर्राष्ट्र। इसको कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कहा स्वायत्त मानव है, परिवार मानव है, समाज मानव है और अखंड समाज है। अखंड समाज भी मानव है। तो जब हम जिसकी बात करेंगे तब उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं, ऐसा। ओके भैया। और कोई मुद्दा? तो आगे पढ़े। जी भैया। तो तीसरे नंबर का बिंदु आ गया। इससे पहले 2 बिंदु अपन ने पढ़ लिए हैं, 3 लिखा हुआ है ना। 2 कौन से पढ़े हैं अभी? वही देख रहा हूँ मैं पीछे जाके, क्या 2 कहाँ।
ये वो गलती से प्रिंट हुआ लगता गया, दो कहीं है हैं? नहीं बिंदु, वो पीछे कहीं दो बिंदु है नहीं, सीधा 3 आ गया है। अच्छा, हो सकता है। तो 1.5 पढ़ रहे थे अपन, है ना? 1.5 जी, और उसके उससे बाद सीधा पहले 3 आ गया। हाँ, तो या तो ये कुछ गड़बड़ हुआ है, कहाँ से कुछ जोड़ जाड़ दिया है। सबका एडिटिंग करना पड़ेगा किताबों का, है ना? ठीक है। भैया यहाँ 161 पे दिख रहा है, 102 पॉइंट, इसका तो नहीं है आगे क्रम सा बनाओ 161 पे दिख रहा है 102 लिखा हुआ। हाँ, लेकिन वो तो वहीं खत्म हो गया। 161 वाला जो 1 और 2 है, जी 161 160 पे 1 है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका निराकरण मानवीयतापूर्ण मानसिकता स्फूर्त होता है। मुझे लगता है कि ये जो संबंधों की बात कर रहे हैं ना, तो इस यहाँ से ये शायद पहला बिंदु बनाना चाहिए था। यहाँ से जो ये 181 पे जो है ना, लास्ट पैरा, संबंधों के साथ शिष्टता विधि स्वाभाविक है, संबंधों का संबोधन मानव संबंधों के आधार पे निश्चित मूल्य और शिष्टता का द्योतक है। तो ये जो है ना, बिंदु 1 होना चाहिए था, और इसके बाद फिर जो दूसरा बिंदु है जहाँ से ये मानव संबंधों के प्रकार को स्पष्ट किया है ना? क्योंकि नंबर 2 में फिर ये मानव संबंध के प्रकार यहाँ लिखे हुए हैं, और उसके बाद फिर ये लिखा है मानव संबंध, नैसर्गिक संबंध, व्यवस्था संबंध, और उस इन तीनों संबंधों को डिफाइन किया है। फिर ये तीसरा बिंदु आएगा, अभ्यास विधि से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही संपूर्णता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये बिंदु ही ना हो, ये 3 नंबर का ना हो, गलती से टाइप हो गया हो। अभ्यास विधि से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही संपूर्णता है। दूसरे भाषा में अनुभव और अभिव्यक्ति ही संपूर्णता है। ये पाठक जी, स्वीकारा। हेलो, हाँ जी, हाँ मेरी किताब में पेज नंबर 193 है ना, हाँ। तो आप वाली में 195 होगा शायद। क्या हो गया? आपकी किताब में 195 होगा, जहाँ ये लिखा है ना मानव संबंधों का प्रकार, 8 तरह के संबंध लिखे हैं ना, लिस्ट बनाई है। हाँ हाँ इससे पहले वाला जो पैराग्राफ है ना, हाँ। वहाँ लिखा था ना एक ये पहला, मानव ये संबंधों सारी के जो प्रकार परमाणु लिखे के हुए करता है जी। हैं? ये जो ये- मानव संबंधों का प्रकार लिखा है, हाँ हाँ, इससे ऊपर, इससे ऊपर वाला जो पैरा है, संबंधों को मानव के संपूर्ण कार्य व्यवहार के आधार पर, उससे भी ऊपर 10 लाइन। उससे ऊपर है मानव से सभी संबंध पूर्णता को प्रतिपादित करने के लिए अनुबंधित होने। ये हाँ 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 हाँ, इसको आगे बढ़िए। मानव शेफा पॉइंट सह जोड़ दिया सभी ना, मानव शेफा सह पॉइंट। सभी संबंध पूर्णता को प्रतिपादित करने के लिए अनुबंधित रहने के कारण ही है। हर संबंधों हर संबंधों का पहचान के साथ ही मूल्यों का उद्गमन जीवन सहज रूप में व्यक्त होता है। इसका मूल स्रोत जो है जीवन अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न रहना ही है। यह भी हम समझ चुके हैं कि जीवन ही शरीर को जीवंत बनाए रखता है, और जीवन अपने आशयों को शरीर के द्वारा मानव परंपरा में से के लिए अर्पित करता है। पहला, समझदारी पहला, को। एक तो ये मिल गया पहला आपने को, अभी दूसरा दूसरा ढूंढना है इसका। हाँ, पहला समझदारी को परमाणु के रूप में अर्पित करता है, और प्रबोधनों के रूप में अर्पित करता है। प्रबोधन
किसी को बोध के लिए अर्पित होता है और प्रमाण स्वतृप्ति और तृप्तिपूर्ण परंपरा के आशयों में घटित होता है। यह जीवन जागृति की स्वाभाविक क्रिया है। जागृत जीवन ही व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण होना पाया जाता है। व्यवस्था तो ये पहला मिल गया है जैसा आप कह रहे हैं, हाँ, लेकिन दूसरा कहाँ है? आप कहाँ से बोल रहे थे? एक बीच में आपने बोला था ना ये होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके बोल रहे थे कुछ। हाँ, तो वो मैं पहला ये कह रहा था जो अब यहाँ पर ये पहला आ रहा है ना, मैं तो उससे उसको और दूसरा भी मानिए, हम्म जिसको आप पहला बोल रहे थे ना उसको दूसरा मानिए, फिर देखते हैं कितनी बैठती है। ठीक है, लोग आगे पढ़ते हैं। तो अभ्यास विधि से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही संपूर्णता है। दूसरे भाषा में अनुभव और अभिव्यक्ति ही संपूर्णता है, क्योंकि अनुभव ही विचार, व्यवहार और व्यवसाय में अभिव्यक्त होता है ना। तो अनुभव और अभिव्यक्ति ही संपूर्णता है। स्वीकारा गया संपूर्ण अवधारणाएं प्रमाणित होने के लिए उत्सवित रहता ही है। ऐसी बोध सहज उत्सव क्रियाकलाप को प्रखर प्रज्ञा के नाम से इंगित करा है, जो पहले भी बात आई है प्रखर प्रज्ञा का। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास का प्रयोजन प्रज्ञा प्रखर होना ही है। अभ्यास विधि, अभ्यास में फिर वही है, कर्माभ्यास, विचाराभ्यास, व्यवहाराभ्यास, इसी को कह रहे हैं अभ्यास विधि। अभ्यास विधि से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना ही संपूर्णता है। दूसरे भाषा में अनुभव और अभिव्यक्ति ही संपूर्णता है। तो अनुभव जो है वो विचार में, व्यवहार में और व्यवसाय में अभिव्यक्त होना ही संपूर्णता है। फिर कह रहे हैं कि जो स्वीकारा गया संपूर्ण अवधारणाएं प्रमाणित होने के लिए उससे उत्सवित रहता ही है। स्वीकारा गया संपूर्ण अवधारणाओं का मतलब अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था है ना। तो उनको प्रमाणित करने के लिए उत्सवित रहता है। ऐसी बोध सहज उत्सव क्रियाकलाप को ही प्रखर प्रज्ञा के नाम से इंगित कराया गया है। संपूर्ण प्रकार के अभ्यास का प्रयोजन प्रज्ञा प्रखर होना ही है। जागृति क्रम में जानना, मानना, पहचानना अध्ययन विधि से अध्ययन पूर्वक निर्देशन सहित बोध होना पाया जाता है। तो जागृति क्रम में जानना, मानना, पहचानना अध्ययन विधि से अध्ययन पूर्वक निर्देशन सहित बोध होना पाया जाता है। इसी क्रम में जागृत परंपरा प्रदत्त विधि से संबंधों का पहचान, प्रयोजनों का बोध स्वाभाविक रूप से होना पाया जाता है। यह हर मानव संबंध नैसर्गिक संबंधों में निहित मूल्यों, मूल्यांकन, प्रयोजन के रूप में समझ में आता है। यही संबंध और मूल्य बोध होने की विधि है। तो कहा कि जागृति क्रम में जानना, मानना, पहचानना अध्ययन विधि से अध्ययन पूर्वक निर्देशन सहित बोध होना पाया जाता है। इसी क्रम में जागृत परंपरा प्रदत्त विधि से संबंधों का पहचान, जो परिवार से फिर परिवार संबंधों से होता हुआ अखंड समाज तक है ना। प्रयोजनों का बोध, तो जो भी संबंध है उनके साथ उनके प्रयोजनों का बोध स्वाभाविक रूप में होना पाया जाता है। यह हर मानव संबंध नैसर्गिक संबंधों में निहित मूल्यों, मूल्यांकन, प्रयोजन के रूप में समझ में आता है। यही संबंध और मूल्य बोध होने की विधि है। संबंध और मूल्य अस्तित्व सहज सहअस्तित्व में ही होना स्पष्ट होता है। तो संबंध भी सहअस्तित्व होगा, कम से कम दो लोगों के सहअस्तित्व में संबंध होगा। और फिर एक व्यक्ति अनेक संबंध में रहता है। एक व्यक्ति जो है, जैसा वो एक उदाहरण दिया था ना कि एक माँ भी रहती है, वही बहन होती है, वही पत्नी होती है, वही किसी की गुरु होती, शिष्य होती। इस तरीके से एक ही व्यक्ति अनेक संबंध में रहता है। तो ये जो अनेक संबंध में पहचानना ही जो है ना सहअस्तित्व
अस्तित्व सह सहअस्तित्व है ना। तो ये जब संबंधों के रूप में पहचानते हैं और उसी में फिर मूल्य, तो संबंध और मूल्य अस्तित्व सह सहअस्तित्व में ही होना स्पष्ट हो चुका है। शरीर और जीवन का संयोग भी सहअस्तित्व सह सूत्र से सूत्रित होता है। सर्व मानव भी सह अस्तित्व में ही जीवन जागृति को प्रमाणित करने का कार्य करता है, या करना चाहता है, या करने के लिए बाध्य है। क्योंकि यदि सह अस्तित्व के बिना जो है जीवन जागृति को प्रमाणित करने का कार्य नहीं हो सकता। तो यहाँ मूल बात ये कह रहे हैं कि जिसको अपन सर्व मानव, तो जिसको अपन प्रमाण कह रहे हैं, प्रमाण भी सहअस्तित्व विधि से ही होता है। तो जो सर्व मानव भी सहअस्तित्व में ही जीवन जागृति को प्रमाणित करने का कार्य करता है, करना चाहता है, या करने के लिए बाध्य है। तो सर्व मानव सहअस्तित्व विधि से जीवन जागृति को प्रमाणित करने का कार्य करता है, यानी क्या करता है? अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था तक सूत्रित होता है, आचरित होता है ना। उस अर्थ में कह रहे हैं बाबा जी यहाँ पे कि जीवन जागृति को प्रमाणित करने का कार्य करता है, करना चाहता है, या करने के लिए बाध्य है। बाध्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है मानव के सर्व सुख के लिए। सह अस्तित्व स्वयं मानव में होने वाले अनुभव से स्वीकृति है। तो सह अस्तित्व क्या है? तो वो कह रहे हैं कि मानव में होने वाले अनुभव सह स्वीकृति के रूप में है। क्योंकि जब सह अस्तित्व की सूचना हमको मिलती है तब हम अस्तित्व में सह अस्तित्व को देख पाते हैं, चारों अवस्थाओं के सह अस्तित्व को देख पाते हैं, और प्रकृति और व्यापक के सह अस्तित्व को देख पाते हैं ना। देखना मतलब समझ पाते हैं। फिर इसके बाद मानव परंपरा में भी सह अस्तित्व को देख पाते हैं, जिसमें संबंधों की निरंतरता के रूप में सह अस्तित्व को पहचानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सह अस्तित्व स्वयं मानव में होने वाले अनुभव से स्वीकृति है। इन स्वीकृतियों के साथ ही प्रमाणित होने के क्रम में संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति प्रमाणित होना पाया जाता है। यही चरित्र का चरमोत्कर्ष प्रयोजन है। ऐसे चरित्र के आधार पर ही नैतिकता स्वाभाविक रूप में सार्थक होता है। क्योंकि जब ये संबंधों को निरंतरता के अर्थ में देखेंगे तो मूल्यों से आगे जाके चरित्र जो है, और ये चरित्र का चरमोत्कर्ष क्या है? तो जब संबंध जो है वो अखंड समाज तक सूत्रित हो गया तब वो उसका चरमोत्कर्ष है ना। तो चरित्र का चरमोत्कर्ष प्रयोजन क्या है? तो अखंड समाज होना है। और जब अखंड समाज हो गया तो नैतिकता स्वाभाविक रूप में सार्थक होता है। इसे भली प्रकार से परखा गया है, जीकर देखा गया है। अब इसके बाद उन्होंने माता पिता लिखा हुआ है शीर्षक के रूप में। संबंधों का क्रम पहले सूची में प्रस्तुत किया जा चुका है। तो जो संबंधों का क्रम है, जिसको 191 पेज पे लिखा है ना, तो उसमें माता पिता पहले और दूसरे के रूप में है ना। संबंधों का क्रम पहले सूची में प्रस्तुत हुआ है। इसमें पहला संबंध माता पिता है, और उसके बाद पुत्र पुत्री संबंध है। हालांकि इसमें उन्होंने अलग अलग क्रम में लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे माता पिता पुत्र पुत्री कर दिया। एक 191 में लिखा है माता पुत्र पुत्री, पिता पुत्र पुत्री, दोनों को मिला के कह रहे हैं कि पहला संबंध जो है माता पिता पुत्र पुत्री संबंध है। तो हर शिशु, हर वृद्ध जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में ही होना देखा गया है। शरीर विधा से मानव परंपरा की निरंतरता के लिए एक शरीर रचना, वह भी वंशानुगत विधि से संपन्न होना पाया जाता है। शरीर विधा से मानव परंपरा की निरंतरता के लिए एक शरीर रचना, वह भी वंशानुगत विधि से संपन्न होना पाया जाता है।
हर संतान के लिए माता पिता का संबंध इसी आधार पर होना पाया जाता है। इसके अनंतर, तो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध के अनंतर शरीर संरक्षण पोषण के आधार पर माता पिता के संबंधों को पहचाना गया। यह पोषण और संरक्षण रूपी अपेक्षा शिशुकालीन संबोधन में ही निहित रहना पाया जाता है। तो मानव परंपरा को बनाए रखने के अर्थ में भी इसको स्पष्ट किया उन्होंने कि हर शिशु, हर वृद्ध जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होना देखा गया है। शरीर विधा से मानव परंपरा की निरंतरता के लिए, क्योंकि मानव शरीर के साथ है, इसलिए शरीर पर मानव परंपरा की निरंतरता के लिए एक शरीर रचना, और ये जो शरीर रचना है वो वंशानुगत विधि से संपन्न होना पाया जाता है। हर संतान के लिए माता पिता का संबंध इसी आधार पर होना पाया जाता है। इसके अनंतर शरीर संरक्षण पोषण के आधार पर माता पिता के संबंधों को पहचाना गया है। यह पोषण और संरक्षण रूपी अपेक्षा शिशुकालीन संबोधनों में ही निहित रहना पाया जाता है। जैसे ही शिशुकाल से कौमारी अवस्था शरीर के आयु के अनुसार गणना हो जाती है, ऐसी स्थिति में पुत्र पुत्री के संबोधन में भी अपेक्षाएं आरंभ होते हैं। ये अपेक्षाएं मानवीयतापूर्ण सभ्यता, संस्कृति, भाषा के आधार पर होना पाया जाता है। तो माता पिता शिशु काल में शिशु से कोई अपेक्षा नहीं करते, यह सर्वेक्षण से ज्ञात है। जैसे ही शिशु काल से यौवन काल आता है, यानी शरीर के आधार पर ही इस समय को पहचाना जा सकता है। यौवन काल यानी शरीर की आयु बढ़ने के आधार पर यौवन काल को पहचाना है। तब माता पिता की अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं, विशेषकर जीवन जागृति, सहज संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था के अनुरूप देखना चाहते हैं। फिर वो क्या चाहते हैं कि बच्चे जो हैं संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था के अनुरूप हो जाएं। यह घटित होना सफलता का द्योतक है। इसी के साथ मानवीय शिक्षा संस्कार ही जुड़ता है। तो उनको सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षा संस्कार उसमें जुड़ जाता है। फलस्वरूप अभिभावकों से अपेक्षित अपेक्षाएं सभी संतानों में सफल होने की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसका कार्य सूत्र मानवीय शिक्षा संस्कार सुलभ होना और इसका मूल्यांकन, परामर्श, प्रोत्साहन परिवार में ही होना मानवीयता पूर्ण परंपरा में सहज हो जाता है। इसका स्वरूप अर्थात हर विद्यार्थी का स्वरूप शिक्षा संस्कार काल में ही स्वायत्त मानव के रूप में परिणित और परिवार में प्रमाणित हो जाता है। इसलिए परिवार में स्वायत्तता का अनुभव सहज हो जाता है। इसके बाद लिखा है कि जागृत मानव परंपरा में हर अभिभावक स्वायत्त रहता ही है। क्यों रहता है? क्योंकि परंपरा ही ऐसी है ना, इसलिए हर अभिभावक जो है वो स्वायत्त ही रहता है। ऐसा जागृत अभिभावक अपने संतान में जागृति को अथवा जागृति सहज कार्य व्यवहार को प्रमाणित करता हुआ देखना चाहते। यह स्वाभाविक है और यही परम संगीतमय कार्यक्रम का आधार होता है और सर्व शुभ कार्यों में भागीदारी निर्वाह करने में सहज होता है। इसी क्रम में शरीर पोषण संरक्षण का फलन समाज गति रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करने में सहज होता है। तो शिक्षा ही संस्कार रूप में जब प्रतिष्ठित होती है, उसी मुहूर्त से जीवन जागृत होना स्वाभाविक होता है। जागृति पूर्ण मानव परिवार का वातावरण पाकर प्रमाणित होने की आवश्यकता संभावना बलवती होती है। ये समाज गति का मूल सूत्र है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। जागृत मानव परंपरा में हर अभिभावक स्वायत्त रहता ही है। ऐसे जागृत अभिभावक अपने संतान में जागृति को अथवा जागृति सहज कार्य व्यवहार को प्रमाणित करता हुआ देखना चाहते ही हैं। इसी को यहाँ भी लिखा था कि हर माता पिता जो है वो सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था के अनुरूप देखना चाहते हैं। यहाँ उसी बात को दूसरे तरीके से लिखा है कि
हर जागृत अभिभावक संतान में जागृति को अथवा जागृति सहज कार्य व्यवहार को प्रमाणित करता हुआ देखना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है। और कह रहे हैं कि यही परम संगीतमय कार्यक्रम का आधार है और सर्व शुभ कार्यों में भागीदारी निर्वाह करने में सहज होता है। इसी क्रम में शरीर पोषण संरक्षण का फलन समाज गति के रूप में अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी निर्वाह करने में सहज होता है। फिर लिखा है कि शिक्षा ही संस्कार रूप में जब प्रतिष्ठित होती है, उसी मुहूर्त में जीवन जागृत होना स्वाभाविक होता है। जागृति पूर्ण मानव परिवार का वातावरण पाकर प्रमाणित होने की आवश्यकता संभावना बलवती होती। यही समाज गति का मूल सूत्र है। संबंधों का पहचान सदा सदा ही अनुभव महिमा और गरिमा होना पाया जाता है। महिमा का तात्पर्य स्वीकृत और अपेक्षित, लक्ष्य की ओर गति और लक्ष्य प्राप्ति के रूप में होना देखा गया। संबंधों का पहचान सदा सदा ही अनुभव महिमा और गरिमा होना पाया जाता है। और महिमा का तात्पर्य बताया कि स्वीकृति और अपेक्षित लक्ष्य की ओर गति और लक्ष्य प्राप्ति के रूप में इसको महिमा कह रहे हैं। सर्व शुभ ही मानव परंपरा में से के लिए समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व ही है। यही जीवन जागृति है। जीवन में से के लिए सुख शांति संतोष आनंद है। सुख शांति संतोष आनंद, यह जीवन सहज शक्तियों और बलों में पूरकता का ही फलन है। सर्व शुभ का प्रमाण जागृत जीवन शक्ति और बलों की सम्मिलित अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। जागृत जीवन शक्ति यानी आशा विचार इच्छा आदि, और बलों यानी मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की सम्मिलित अभिव्यक्ति संप्रेषणा और प्रकाशन है। इस विधि से हर परिवार अपने सफलता और समग्र मानव की सफलता को मूल्यांकित कर पाता है। यही गरिमा है। तो महिमा और गरिमा के अंतर को स्पष्ट किया है। महिमा का मतलब है स्वीकृति और अपेक्षित लक्ष्य की ओर गति और लक्ष्य प्राप्ति के रूप में होना देखा गया। और जिसको गरिमा कह रहे हैं वो है मानव परंपरा में से के लिए सुख समाधान समृद्धि अभय सहस्थिति। यही जीवन में सुख शांति संतोष आनंद है। और इसी को वो कह रहे हैं कि ये जो है जीवन से शक्ति और बलों की पूरकता में ही फलन होता है। सर्व शुभ का प्रमाण जीवन जागृत जीवन शक्ति और बलों के सम्मिलित अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन। इस विधि से हर परिवार मानव अपने सफलता और समग्र मानव की सफलता को मूल्यांकित कर पाता है। यही गरिमा का तात्पर्य है। हर जागृत स्वायत्त परिवार मानव ही अभिभावक के रूप में होना स्वाभाविक है अथवा माता पिता के रूप में होना स्वाभाविक है। ऐसे अभिभावकों में उदारता और दयापूर्ण कार्य व्यवहार स्वाभाविक रूप में बना रहता है। हर जागृत स्वायत्त परिवार मानव ही अभिभावक के रूप में होना स्वाभाविक है अथवा माता पिता के रूप में होना स्वाभाविक है। ऐसे अभिभावकों में उदारता और दयापूर्ण कार्य व्यवहार स्वाभाविक रूप में बना रहता है। मानव अपने स्वायत्तता के साथ ही ऐसी अर्हता से संपन्न हुआ रहता है। परिवार में समाधान समृद्धि वैभव के रूप में रहता ही है। ऐसा वैभव हर परिवार में मानवीयतापूर्ण पद्धति प्रणाली नीति से सर्वसुलभ हो जाता है। इसी क्रम और विधि से मानव परंपरा में कोई विपन्नता का कारण शेष नहीं रह जाता है। परिवार मानव के स्वरूप में यह वैभव सदा सदा प्रमाणित रहता है। न्याय सुलभता उत्पादन सुलभता हर परिवार मानव का प्रमाण और अभिव्यक्ति है। समाधान समृद्धि के योगफल में ही मानव परंपरा का वैभव प्रमाणित होता है। इससे कम में संभावना ही नहीं, इससे अधिक की आवश्यकता ही नहीं।
समाधान, समृद्धि, सहज हर अनुभव के अनुरूप हर अभिभावक अपने संतानों में संस्कार डालने में समर्थ होते ही हैं। तो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं इस पैराग्राफ को। हर जागृत स्वायत्त परिवार मानव ही अभिभावक के रूप में होना स्वाभाविक है अथवा माता पिता के रूप में होना स्वाभाविक है। ऐसे अभिभावक यानी माता पिता में उदारता और दयापूर्ण कार्य व्यवहार स्वाभाविक रूप से बना रहता है। मानव अपने स्वायत्तता के साथ ही ऐसी आहारता से संपन्न होता है। तो जैसे ही उसमें स्वायत्त मानव की आहारताएं आ जाती हैं, तब उसमें उदारता और दयापूर्ण कार्य व्यवहार जो है स्वाभाविक रूप से आ जाता है। फिर कह रहे हैं कि परिवार में समाधान, समृद्धि, वैभव के रूप में रहता ही है। परिवार में समाधान, समृद्धि, वैभव के रूप में रहता ही है। ऐसा वैभव हर परिवार में मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति से सुलभ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो समाधान, समृद्धि रूपी वैभव है वो हर परिवार में मानवीयतापूर्ण पद्धति, प्रणाली, नीति से सुलभ हो जाता है। इस क्रम और विधि से मानव परंपरा में कोई विपन्नता का कारण शेष नहीं रह जाता है। परिवार मानव के स्वरूप में यह वैभव सदा सदा प्रमाणित रहता ही है। न्याय सुलभता, उत्पादन सुलभता हर परिवार मानव का प्रमाण अथवा अभिव्यक्ति है। समृद्धि, समाधान के योगफल में ही मानव परंपरा का वैभव प्रमाणित होता है। इससे कम में संभावना ही नहीं है, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। समाधान, समृद्धि, सहज हर अनुभव के अनुरूप हर अभिभावक अपने संतानों में संस्कार डालने में समर्थ होते ही हैं, क्योंकि समाधान, समृद्धि, दिशा और प्रक्रिया से हर अभिभावक गुजरे रहते हैं। फलस्वरूप उसी दिशा में संस्कार, आरोपण, संबोधन, नाम से चलकर अवधारणा पर्यंत सूत्रित होना, रहना, करना, जागृति, सहज गति है। तो कह रहे हैं कि समाधान, समृद्धि, सहज हर अनुभव के अनुरूप हर अभिभावक अपने संतानों में संस्कार डालने में समर्थ होते ही हैं। क्यों होते हैं? तो कहा क्योंकि समाधान, समृद्धि, दिशा और प्रक्रिया से हर अभिभावक गुजरे हुए रहते हैं, है ना। वो खुद भी समाधान, समृद्धि पूर्वक जिए रहते हैं उसी दिशा और प्रक्रिया के। फलस्वरूप उसी दिशा में बच्चों में संस्कार, आरोपण, संबोधन, नाम से चलकर, तो सबसे पहले क्या है, नाम और संबोधन सिखाते हैं। वहां से चलकर उसमें परिवार मूलक जो अवधारणाएं हैं वहां तक अवधारणा पर्यंत सूत्रित होना, रहना, करना, जागृति, सहज गति है। यही प्रमुख स्रोत है जो पीढ़ी से पीढ़ी तृप्त होने का संधान है। संधान का तात्पर्य पूर्णता के अर्थ में अवधारणाओं को स्थापित करने और होने से है। यही पीढ़ी से पीढ़ी के मध्य तृप्ति स्रोत है। इसी स्रोत का धारक वाहक हर अभिभावक होना जागृत परंपरा का वैभव है। जागृत परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी संगीतमयता का प्रवाह होना समीचीन रहता ही है। जागृति परंपरा में ही अभय और सहस्तित्व का प्रमाण ग्राम परिवार और विश्व परिवार रूपी अखंड समाज में ग्राम सभा परिवार और विश्व परिवार सभा रूपी व्यवस्था और व्यवस्था क्रम में सदा सदा के लिए वर्तमान में विश्वास और सह अस्तित्व प्रमाणित होना समीचीन रहता ही है। इस प्रकार परंपरा के निरंतरता की संभावना है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। जागृत परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी संगीतमयता का प्रभाव होना समीचीन है, प्रवाह होना समीचीन रहता ही है। जागृति परंपरा में अभय और सह अस्तित्व का प्रमाण ग्राम परिवार और विश्व परिवार रूपी अखंड समाज में ग्राम सभा परिवार और विश्व परिवार सभा रूपी व्यवस्था और व्यवस्था क्रम में सदा सदा के लिए वर्तमान में विश्वास और सह अस्तित्व प्रमाणित होना समीचीन रहता ही है।
इस प्रकार परंपरा के निरंतरता की संभावना स्पष्ट है। फिर आगे कहा कि व्यवस्था सहज विधि से नियम पूर्ण कार्य और समाज विधि से न्यायपूर्ण व्यवहार प्रमाणित होता है। व्यवस्था सहज विधि से नियम पूर्ण कार्य और समाज विधि से न्यायपूर्ण व्यवहार प्रमाणित होता है। यह परस्पर पूरक होने के आधार पर समाधान सहज ही वर्तमान वैभव संपन्न होता है। फिर कह रहे हैं कि यह परस्पर पूरक होने के आधार पर समाधान सहज ही वर्तमान वैभव संपन्न होता है। इसी क्रम में मानव सर्वतोमुखी समाधान संपन्न होने करने कराने योग्य होता है। नियम पूर्ण कार्यकलाप नैसर्गिकता के साथ संयोजित रहना देखा गया है और न्यायपूर्ण व्यवहार परस्पर मानव में सार्थक होना देखा गया है। नियम का संतुलन न्याय से और न्याय का संतुलन नियम से व्यवहित होना ही समाधान है। नियम का संतुलन न्याय से और न्याय का संतुलन नियम से व्यवहित होना ही समाधान है और उसकी निरंतरता है। समाधान मानव सहज अनुभव है। नियम और न्याय भी अनुभव गम्य तथ्य है। इस प्रकार अनुभव मूलक विधि से ही मानव परंपरा समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व रूपी वैभव से वैभवित रहना सहज है। यही जागृत मानव परंपरा का संपूर्णता है। इस क्रम में प्रमुख मुद्दा और प्रमाण परिवार में समाधान समृद्धि सहज परिवारों के परस्परता में अभय सह अस्तित्व सार्थक होने का वर्तमान में चरितार्थ होने की स्थिति और गति ही जागृत मानव परंपरा है। फिर कह रहे हैं इस क्रम में प्रमुख मुद्दा और प्रमाण परिवार में समाधान समृद्धि समस्त परिवारों के परस्परता में अभय और सह अस्तित्व सार्थक होने का वर्तमान में चरितार्थ होने की स्थिति और गति ही जागृत मानव परंपरा है। इस प्रकार सम्मिलित रूप में संपूर्ण मानव में सर्वशुभ उक्त चारों वैभव जागृति के साथ सूत्रित रहता है। अतएव उदारता दयापूर्ण कार व्यवहार हर मानव में हर संबंध में हर पदों में व्यवहारित होना स्वाभाविक है। इसलिए हर संतान के साथ उदारता और दयापूर्ण कार्य संपन्न होना स्वयं स्फूर्त होता ही है। यही माता पिता के साथ प्रौढ़ संतान का कार्य व्यवहार कृतज्ञता पूर्वक उदारता सहित संपन्न होना स्वाभाविक है। इस प्रकार जागृत परंपरा से संगीत और स्वर समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व के रूप में व्यवहित होना पाया जाता है। तो ये हो गया अपना माता पिता पुत्र पुत्री संबंध। इसमें कुछ चर्चा करना है? यह तो बच्चों के लिए उनका अवसर आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए पैसे और सब कुछ स्पेंड करना है। फिर भी अब तो बच्चे अधिक धन पेरेंट्स से लेके वो दुर्व्यसन माने
बैड हैबिट्स और सब कुछ उसके आदत हो जा रहे हैं। तो दयापूर्ण जैसे स्पेंड करना, इसके भी कुछ लिमिट्स होते हैं ना भैया। अभी तो रहती है, क्योंकि अभी जो शिक्षा संस्कार है ना, वो बच्चों को बिगाड़ देती है। उनमें लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्माद, है ना, उपभोक्ता संस्कृति, व्यक्तिवादी मानसिकताएं, इस सबको स्थापित कर देती है। तो ऐसे बच्चों पे हम यदि कोई उदारता पूर्वक, दया पूर्वक कुछ करेंगे तो वो सब पैसे का दुरुपयोग है। वो दुरुपयोग होता है। सदुपयोगता, हाँ, वो सदुपयोगता से सूत्रित ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो जागृत मानव परिवार की बात कर जागृत मानव परंपरा की बात कर रहे हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि हर परिवार, हर जो अभिभावक है वो समझदार रहता ही है, क्योंकि वो समाधान समृद्धि पूर्वक जी रहे होते हैं और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की दिशा में रहते हैं। तो इसलिए वो अपने बच्चों में संस्कार का रोपण कर पाते हैं। अभी तो अभिभावकों का ही पता नहीं है वो क्या क्यों जी रहे हैं, उनको कैसे जीना है, कैसे अभिभावक कमाना है। माने, अभिभावक माने माता माता कौन पिता माता से? पिता एल्डर्स। ओके, अच्छा। जो भी माता पिता की कैटेगरी के जो भी लोग हैं ना, माता पिता, चाचा, काका, ताऊ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर आदि, है ना, और मामा, फूआ, फूफा, ये सब मिला के अभिभावक है ना, जो संतानों का भरण पोषण करते हो, सब अभिभावक है। हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो हर दिन पेरेंट्स से 10 रुपया 20 रुपया लेके आते हैं। हाँ, और मैंने पूछा था क्यों ऐसे पैसे चाहिए आपको? जस्ट टू बाई ऑल जंक फूड, नॉट इवन ए पेंसिल और स्लेट पेंसिल। वही है ना। अच्छा, वो पेरेंट्स भी देते भी इसीलिए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो जंक फूड नहीं खा पाए। मतलब जब वो बच्चे थे तब उनको खाने को नहीं मिला, उनके बच्चों को ना मिले, ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो सब करते रहते, क्योंकि उनमें भी जागृति नहीं है ना। जब पेरेंट्स में जागृति नहीं रहती तो बच्चों में नहीं रहती। तो इसलिए पहले तो जागृति यानी समाधानित करना जरूरी है ना। समाधानित करने के लिए शिक्षा को ठीक करना, शिक्षा का मानवीकरण करना पड़ेगा। समाधान के बिना उसमें समृद्धि भी नहीं आती। समृद्धि आती नहीं, हो तो अभाव बना ही रहता है। समाधान के बिना कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अभाव ही बना रहता है, कमी लगता है। समाधानित होने के बाद फिर कम नहीं लगता, क्योंकि हमको लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है, पर्पस पता लग जाता है ना, पर्पसफुलनेस जीना जिसको कह रहे हैं। तो उसमें हमको फिर वस्तु का मूल्य भी पता लग जाता है, वस्तु की उपयोगिता भी स्पष्ट रहती है। इसलिए हमको वस्तुएं ज्यादा लगने लगती हैं जो हमारे पास होती हैं, जिनको हम अभी कम माने रहते हैं, बाद में पता लगता है वो हमारी आवश्यकता से बहुत ज्यादा है। और यदि किसी परिवार में सभी लोग समझदार मानव होते हैं ना, या जिसको स्वायत्त मानव कह रहे हैं, तो वो परिवार जो है अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर ही पाता है। अभी सभी लोग व्यवस्था में भागीदारी नहीं करते, इसलिए समस्या रहती है। अब घर में तो कुछ लोग सब काम करते हैं, पैसे बाकी लोग काम नहीं करते। पैसे कमाने में जाते हैं। अब तो सभी लोग काम हम लोग कर। तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि 25-30 साल तक हम पढ़ाते ही रहते बच्चों, और हम कहते हैं कि अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं,
और जब तक वो पढ़ रहे हैं तो घर की व्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं करते। पेरेंट्स भी कहते हैं हम बच्चों को से थोड़ी काम कराएंगे। जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक वो घर में ही रहते हैं, अपने घर में पड़े रहते हैं या घूमते फिरते रहते हैं इधर उधर। ना वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, ना समाज व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, क्योंकि अभी व्यवस्था भी वैसी नहीं है। इसलिए तो जो जो जागृत मानव परंपरा जिसको अपन परिवार मूलक विधि कह रहे हैं, उसमें बच्चे जो हैं व्यवस्था में भागीदारी करते हुए ही शिक्षा संस्कार लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो शिक्षा संस्कार ले रहे हैं तब परिवार व्यवस्था में भागीदारी नहीं कर रहे। एक उम्र तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो जिसको कह रहे हैं कि बाल्यावस्था से अगली अवस्था में जाते हैं तो वो व्यवस्था में भागीदारी करने लगते हैं। और जब वो स्वायत्त हो जाते हैं, यानी शिक्षा पूरी स्नातक तक की शिक्षा कर लेते हैं, यानी लगभग जिसको अपन कह रहे हैं लगभग 18 साल तक, है ना, 18 साल की उम्र तक, 18 साल से फिर 4 साल में उसको प्रमाणित करते हैं, तो ऐसे 22 साल। तो 18 साल की शिक्षा तक जो है वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हुए शिक्षा संस्कार को ग्रहण करते हैं, और 18 साल के बाद जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की हुई होती है उसको प्रमाणित करते हैं। तो एक तो प्रमाणित करते हैं परिवार में, परिवार मानव के रूप में, और दूसरा प्रमाणित करते हैं जो व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ये प्रमाणित करने के बाद ही वो अभिभावक बन सकते हैं, यानी वो विवाह करने के लिए पात्र हो जाते हैं, नहीं तो पात्रता नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि हर अभिभावक जो है वो समाधान समृद्धि दिशा प्रक्रिया से गुजरे हुए रहते हैं, और इस कारण से वो अपने बच्चों में संस्कारों का आरोपण कर पाते हैं, जिसकी शुरुआत जो है वो संबोधन से या नाम से चलकर, और जो मानवीयतापूर्ण जो समाज है जिसको अपन अखंड समाज कह रहे हैं, उस अवधारणा तक सूत्रित करते हैं, और उससे आगे सार्वभौम व्यवस्था रूपी जो अवधारणा है उससे सूत्रित कर देते हैं। तो ऐसा होना रहना करना ही जागृति सहज गति है, ऐसा इसमें बोला गया है। तो इस प्रकार जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक तृप्त होने का संधान है, और संधान का तात्पर्य है पूर्णता के अर्थ में अवधारणाओं को स्थापित करने और होने से, और यही पीढ़ी से पीढ़ी के मत तृप्ति का स्रोत है। अभी पीढ़ी से पीढ़ी में अतृप्ति बनी रहती है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये जनरेशन गैप है ना, ऐसा गैप कुछ नहीं होता, वो अतृप्ति होती है। और कोई मुद्दा? और कोई बात भैया? अजीत जी, अजीत भाई, भास्कर भाई, सुनील भाई, सुशील भाई, यज्ञेश जी, संदीप भाई, कुछ मुद्दा डिस्कस करना है? नहीं भैया, ठीक है, तो समझ में आ रही। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ रुक सकते हैं ना, जी 204 पे। जी कल 204 से आगे पढ़ेंगे भाई बहन संबंध। जी भैया। स्पष्ट हुआ कि नहीं? ये माता पिता पुत्र पुत्री संबंध स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी भैया। और यहाँ पे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध जो है व्यवहारवादी समाज के अर्थ में डिफाइन किया है,
जिसको अखंड समाज कह रहे हैं। अखंड समाज को बनाए रखने के अर्थ में माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, यानी हर अभिभावक जो है उस दिशा में, उस लक्ष्य में अपने मानव संतान में संस्कार का रोपण कर देते हैं। और इस विधि से हर बच्चे जो हैं फिर वो मानव मानसिकता से संपन्न रहते हैं और मानवीयतापूर्ण आचरण से उनके जीवन में मानवीयतापूर्ण आचरण होता है ना। तो मानव मानसिकता और मानवीयतापूर्ण यानी अखंड समाज मानसिकता और मानवीयतापूर्ण आचरण, इन दोनों के योगफल में संस्कार का जो आरोपण है वो अभिभावक कर पाते हैं अपने संतानों में। तो इसलिए जो अखंड समाज मानसिकता और अखंड समाज का आचरण और उसकी निरंतरता जो है वो मानव परंपरा में बनी रहती है, ऐसा बाबा जी एक परिदृश्य दिखा रहे हैं। ओके भैया, लिविंग। संदीप भाई, भास्कर भाई, जी भैया। मैंने कहा कि वो आपने वो व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ लिख दिया है ना। जी भैया, सुबह सुबह मैंने देखा हाँ, तो मुझे मैं विचलित हो गया एक तरह से। तो नहीं सब पागलपन है